हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम कहता हूं। तो हम छोटा सा टॉपिक पढ़ने लेंगे आज हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। अब पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या चीज है, और मेटल्स के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं डिटेल से इससे पिछले लेक्चर्स में मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। ओके, मेटल्स तो ऐसी चीजें हैं जो जिसको आप ना अपनी रियल लाइफ में हर जगह ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ये होता है कि मेटल्स के पास जो है ना, एक तरह की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, और वो ये होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन फौरन लूज कर देते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो मेटल्स क्या हुए? मेटल्स वो चीजें हुई जो अपना इलेक्ट्रॉन फौरन लूज कर दें, और लूज करने के बाद किसी और को दे दें, जैसे कि नॉन मेटल्स उनको दे दें, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करें और उनके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अब थोड़ा सा हम रीड करते रहते हैं और साथ साथ इनको इनकी मजीद जो बातें लिखी हुई हैं बुक में वो भी समझते जाते हैं। लिखा हुआ है कि मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स के बाद ना पास अमूमन यही होता है मेटल्स के केस में कि उनके पास सलाहियत होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी और को दे देगा, जैसे कि नॉन मेटल्स को, और उनके साथ जाके एक आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। जिस तरह की एग्जांपल हम पढ़ के आ चुके हैं एन और सीएल की। एन मेटल है और सीएल नॉन मेटल है। तो एन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटाइन। ठीक है, ये Na सोडियम है, ग्रुप 1 का मेंबर है। ठीक है, और ये क्या है, मेटल है। इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जो प्लस चार्ज वाला जो आयन होता है उसको हम बोलते हैं कैटाइन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ये प्रॉपर्टी किस पे बेस करती है? ये बेस करती है मेटल्स की रिएक्टिविटी पर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मेटल्स की रिएक्टिविटी किस तरह होती है, कि मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं अमूमन नॉन मेटल्स के साथ, और वो बॉन्ड कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। ओके। मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, आर इजिली, इलेक्ट्रॉन्स इजिली आर कंसीडर मोर रिएक्टिव। तो मेटल्स जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करें, वो ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। यानी कि रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब है कि कभी वो सिंगल एटम की फॉर्म में आपको, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर सोडियम की बात करें तो अकेला सोडियम कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। तो सोडियम के साथ किसी और एलिमेंट का बॉन्ड मिलेगा, यानी कि सोडियम एक कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलेगा। सिंपल सोडियम एक एलिमेंट की फॉर्म में हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। ये हमेशा किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स। जिस तरह हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था कि ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जिसका मेंबर क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन फौरन लूज कर देते हैं और किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जाके बॉन्ड बना लेते हैं, एंड थस दे अंडरगो रिएक्शन वेरी इजीली। Sodium and potassium regret, sodium and potassium react vigorously with water and halogens to give their respective hydroxide and halide। जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो वो बना देगा हाइड्रोक्साइड्स, और हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा हेलाइड्स। तो हेलाइड और हाइड्रोक्साइड्स आपने सुन के परेशान नहीं हो जाना, कि जब भी कोई भी चीज ना वाटर से रिएक्ट होती है ना, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर एलिमेंट रिएक्ट होगा किसी हेलोजन के साथ, और हेलोजन है ग्रुप 17 का मेंबर, उससे रिएक्ट होगा तो उसको हम बोल देंगे हेलाइड्स। दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी। ठीक है, जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स क्या मिलती है हमें, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे कि ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसके मेंबर हैं Mg मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स लेस इजीली एंड थस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। अब होता ही है कि पीछे आप थोड़ी सी ना केमिस्ट्री समझें, होता क्या है असल में, थोड़ी जगह देखते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं अगर बनाता हूँ, अगर हम बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम की, तो आउटर मोस्ट शेल सोडियम के पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इनके दरमियान में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा ना, तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी इसके पास होगी जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और वो एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब होता यह है कि यहाँ पर अगर हम बात करें ना इसके न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर ना होते हैं 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, 11 प्रोटॉन्स। हम अगर एज अ होल सिर्फ एक आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं करें बल्कि इनर शेल्स की बात करना शुरू कर दें, टोटल 3 शेल्स होंगे सोडियम के अंदर। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 3 का जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर उसमें भी, और उससे अगला जो लेक्चर था आयोनिक बॉन्ड वाला, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी। और इसके अलावा अगर हम शेल्स वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो मैंने समझाया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो अभी के लिए हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स देखने हैं तो फिर आयनिक बॉन्ड का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा, वो देख सकते हैं, वहां पर इसका मैंने बारे में जिक्र किया था। ओके, अब सोडियम के अंदर, सोडियम जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका होता है 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हुए, 11 हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हुए, ठीक है। 11 जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये समझ के आ चुके हैं हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाले लेक्चर के अंदर। ओके, अब जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला इसको छोड़कर चला जाएगा, तो क्या ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो गया? इसके पास प्रोटॉन तो 11 रहे और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब न्यूक्लियस जिसके पास 11 प्रोटॉन्स है, यानी कि ज्यादा प्रोटॉन है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो फिर वो क्या करता है कि वो ये करेगा कि अपने बाकी शेल्स को और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ ज्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अगर तो हम सोडियम को छोड़ के किसी ग्रुप 2 के मेंबर की बात करें जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने में और मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस स्ट्रांग है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली खींचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको निकलने में मजीद एनर्जी चाहिए होगी, तो इसको फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ग्रुप 2 के मेंबर्स, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनको निकलने में, इलेक्ट्रॉन को निकलने में, किसी और के साथ जाके बॉन्ड बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1 के मेंबर्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इजीली, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी ना, उस टाइम हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकला था तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन ज्यादा हो गए। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो न्यूक्लियस मजीद स्ट्रांग हो जाएगा और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं, तो जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होते हैं उनकी निस्बत। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब दोबारा यहाँ पर आते हैं, एंड थस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते हैं लेकिन कम होते हैं ग्रुप 1 के मेंबर्स की निस्बत। इसके पीछे क्या साइंस थी, क्या केमिस्ट्री थी, वो मैंने आपको सारी समझा दी है। देयर रिएक्शंस टुवर्ड वाटर एंड हैलोजेंस आर आल्सो लेस वाइग्रस। तो इनके भी जो रिएक्शंस होते हैं ना, जो वाटर के साथ होते हैं और हॉलोजेंस के साथ होते हैं, वो कम स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। एल्यूमिनियम इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्यूमिनियम ना ग्रुप 13 का मेंबर है, ग्रुप 13 का मेंबर है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में और एनर्जी चाहिए होगी और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, लेकिन लेकिन बात वही पुरानी है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर से कम ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ग्रुप 1 के मेंबर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि फॉरन रिएक्ट कर लेते हैं। ग्रुप 2 के मेंबर्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं लेकिन कम होते हैं। और ग्रुप 13 जैसे कि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है, वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा लेकिन ऊपर वाले पहले और दूसरे ग्रुप वालों से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इट रिएक्ट रेडली विथ मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये भी रिएक्ट करता है मिनरल एसिड से और इसका जो रिजल्ट होता है वो बनता है सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकल जाती है इसमें से। तो ये कुछ था हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो अभी के लिए जो है ना हम लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट लेक्चर्स का लिंक, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं
कोई भी लेक्चर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाके लेक्चर ढूंढ के देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।